मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि हमने मनोज ठाकुर को हिमाचल से खास तौर से बुलवाया है। सुनिए, ये पहले मनोज जी से सुन लेते हैं। उड़ी हमले के बाद इनकी कविताएं बड़ी फेमस हुई थी, ये पाकिस्तान पे कविताएं लिखते हैं। तो अभी आप जो सबसे जानदार शानदार कविता है आप वो सुनाइए मनोज जी। बिल्कुल सर, जरूरी है, बहुत बड़ा ओकेजन है। आज हम सब आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है, मैं स्पेशली एबीपी न्यूज का थैंक्स करता हूं कि मुझे यहाँ अटारी बाघा बॉर्डर पे आने का मौका मिला। लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं। पहले कभी नहीं आए थे? नहीं सर, कभी आने का मौका ही ना मिला। तो आज जितना भी आपके अंदर टैलेंट है सुना दीजिए पाकिस्तान को। उस साइड को ना घुस जाए परे को लोग यहाँ से। यहीं से सुन जाएगा, आप बोलिए। यही करना है आपको। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि मैं चंद शब्द देश के नाम समर्पित करूं। पहले तो अटल बिहारी जी ने बहुत खूब कहा है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अब मैं पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो लाइनें लिखते रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से शेयर करूं। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा नीर पिलाना क्या। अरे हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम लगे रहे शांति यज्ञों में वो श्वेत कबूतर खा बैठे। पाकिस्तान छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, न जाने कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब तो लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर्मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में बात करो। अरे तुम झाड़ी हो हम बरगद है, तुम बबूल हो हम चंदन है, तुम हो जमात गीदड़ वाली हम सिंहों का अभिनंदन है। ए पाक तेरी धमकी से धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 47 को जब पैदा होते ही तुम अकड़े थे, उन कबायली पिल्लों की गर्दन जब हम हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को जब तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को जब ढाका पर तुम ऐंठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए करगिल का रण जब हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, उन पाकिस्तानी पिल्लों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम भूल गए सारी दुर्गति फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे अलाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जेहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर लड़ना होगा एटम बम से, एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे, तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मनोज जी जो है ना उड़ी नमस्कार, शुभ रात्रि। रूबरू एपिसोड में मैं राम भगत नेगी। रूबरू एपिसोड शख्सियत खास हर महीने के अंतिम शुक्रवार को रखते हैं, जिसमें हम ऐसे शख्सियत को लाते हैं जो मोटिवेशनल हमारे युवा पीढ़ी के लिए बने हैं। और खासकर हम पहले किन्नौर से संबंधित रखते हैं। किन्नौर के इस बार रूबरू एपिसोड में हमें ऐसे अतिथि मिले नहीं, क्योंकि सभी बागवान से जो बागवानी में व्यस्त है। तो ऐसे में इस बार हमारे आज के इस एपिसोड में ऐसे शख्सियत है जिनका नाम पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में, पाकिस्तान में, मतलब आप विदेशों के कई देशों में उनका नाम जो है अब बखूबी से नाम जाना जाता है, मनोज ठाकुर को। और जिनका आपने बहुत सारे कविताएं सुने, बहुत सारे सामाजिक गतिविधियां, अगर आप उनके पेज से जुड़े तो उनका पेज मनोज कुमार ठाकुर के नाम से जो है बना है और फॉलो कर सकते हैं। 3 लाख से ऊपर उनके व्यूअर्स है जुड़े हुए, सब्सक्राइब उन्होंने किए हुए हैं बहुत सारे। तो आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि उस पार भी हमारे ही लोग रहते, इस पार भी हमारे ही लोग रहते, दोनों तरफ हमारे ही इंसानियत है। और खासकर मनोज ठाकुर की जो कविता है वो उस समय के जब
उड़ी हमला हुआ था और उस समय देश में इस प्रकार का जो एक माहौल बना हुआ था, हर लेखक हर कवि कुछ ना कुछ शब्द बयान कर रहे थे, क्योंकि जब भी हमारे भारत के ऊपर किसी भी दुश्मन का अटैक होता है तो हमें बहुत जो है दुख होता है। ऐसे में उस समय की जो कविताएं हैं इनकी बहुत प्रसिद्ध रही। हालांकि बहुत सारी रचनाएं इनकी रहती है, बहुत सारे शब्द जो है अपने पेज में ढालते रहते हैं। और आज हम जानेंगे, और सभी जितने भी हमारे पुलिस जवान हैं, जिसमें भी जितने भी हमारे देश के रक्षक हैं, हमारे बॉर्डर पर, उन सबको नमन करते हुए, भारत माता को वंदना करते हुए आज के शख्सियत हमारे किन्नौर के, जिन्होंने कहा भी है कि कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, और उनका जो बहुत बेहतरीन जो है रचना और हमारे लिए मोटिवेशनल, युवाओं के लिए मोटिवेशनल। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जब भी आप इस एपिसोड से जुड़ते हैं तो हमारे किन्नौर पेज से जुड़ते तो शेयर करें, और शेयर करें ताकि जो है हर युवाओं तक इनका मैसेज जाए, किस प्रकार के इन्होंने स्ट्रगल किए हैं और जीवन में कैसे सफलता पाना है, जीवन में किस प्रकार के मोड़ आते हैं और कहाँ कहाँ आपके साथ जो परीक्षाएं हो सकती है, अगर असफल हो तो आपको क्या करना है। ऐसे काफी सवालों के साथ रहेंगे। हमारा मकसद नहीं है कि बार बार आकर किसी अतिथि को पाकिस्तान के लिए कोसते रहे, लेकिन अ, वीर रस से ओतप्रोत है हमारे अतिथि, और वीर रस का बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर लेखक को और इतने जोश, उतना उत्साह के साथ, उतना ऊर्जा लगाकर बोलना इतनी बस की बात नहीं है। आप जानते हो कि एक सिंगर जब हाई स्केल में गाता है तो उसका लय कैसा होता है, और एक इस प्रकार का लेखक कवि जब अपने देश की, अपनी माटी की जो है, अपने माटी की सुगंध की, अपनी माटी के दर्द को बयां करता है तो, और उसमें जोश और उत्साह देखने को मिलता है। तो पेश है हमारे आज के अतिथि, हमारे भारत के शान, हिमाचल के अभिमान। हमें गर्व होता है कि ऐसे अतिथि हमारे पेज में आकर किन्नौर अब तक पेज का जो है मान सम्मान गर्व बढ़ा रहे हैं। और किन्नौर अब तक पेज दूर दराज के क्षेत्रों से जुड़ा है, और हमारा प्रयास रहता है कि हर भारत के हर कोने से ऐसे शख्सियत को लेकर आए, और हम दूर दराज के जो हमारे युवा पीढ़ी हो, उनके जो अंदर उनकी जो कुर्बानियां, उनकी जो स्ट्रगल लाइफ को जो है सोचे समझे, और आगे बढ़ने के लिए हम भी जो उनसे प्रेरित हो। तो मिलते हैं। नमस्कार सर, शुभ संध्या हमारे किन्नौर अब तक पेज में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महोदय जी, आप हमारे हिमाचल के गर्व हो, हिमाचल के अभिमान हो। आपके लिए हमारे पेज में आना बहुत गर्व फील हो रहा है, और मैं अपने आप को इतना जो है अभी गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दूर दराज क्षेत्र में आप के लिए आपने समय निकाला, खासकर किन्नौर के लिए। अभी आपने किन्नौर का दौरा भी किया है। बिल्कुल सर, मेरे लिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बहुत लकी है। मैं थैंक्स करता हूं सभी किन्नौर वासियों, क्योंकि जो मेरी कविता कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, आपकी जानकारी के लिए वो किन्नर कैलाश की पावन धरती से ही वायरल हुई थी और वहीं पे शूट किया गया था वो वीडियो। जी, बहुत बहुत हम अपने किन्नौर वासियों को बताना चाहिए, तो हमारी माटी से ही आपने इसका शुभारंभ किया, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार भी प्रकट करते कि आपने किन्नौर में जो है एक एक शब्द को संजोया है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी उस टाइम पोस्टिंग किन्नौर में थी और हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो धरती इतनी पावन है। और उसके बाद में कंटिन्यू मुझे इतना टाइम हो गया, मैं हर साल किन्नौर जाता हूँ। अभी भी घूम के आया हूँ 2-4 दिन पहले। जी मनोज सर, हम आपकी जीवनी को जानने से पहले, सबसे पहले आप किन्नौर में पहली बार कब आए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर किन्नौर में हम पहली बार 30 जून 2016 को आए थे सर। जी, आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी तब आप बताएंगे आप। बिल्कुल सर, उस टाइम पटेल कंपनी की स्ट्राइक चली थी वहां पे, जो शोंगटोंग में उनका चला हुआ था काम, उसका हाइड्रो पावर का जो भी डैम वहां पे बन रहा है। उस टाइम हम वहाँ बटालियन से 6 IRB धौला कुआं से वहां आए थे, और उस टाइम ही वहां पे वो 26 जुलाई करगिल विजय दिवस का दिन हमने सेलिब्रेट करा, और उस टाइम वो वीडियो शूट किया गया था शोंगटोंग पुल के ऊपर। टांगलिंग में हमारे रहने की व्यवस्था करी गई थी, और वहीं पे पर हमने नहीं सोचा था कभी कि
हमें भी इतने लोग जानेंगे, देश के इतने सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे आप जैसे भाई, या हमें भी ऐसे मंच मिलेंगे जहां लोग जाने के लिए तरसते हैं। पर सभी आप लोगों का प्यार है, ईश्वर का आशीर्वाद है, और ईमानदारी से आप काम करेंगे तो मंजिलें आपको जरूर मिलती है। मनोज सर, आपकी जीवनी को जानने से पहले सबसे पहला जो आपके अंदर में जो लिखने का है ना, आप ये जो जज्बा, आप पुलिस में हो और पुलिस में होकर आपने जो माटी के लिए जो है इतना देशभक्ति दिखाया है, ये कौन सी अवस्था में आपके अंदर में लिखने की कला आपके अंदर में आई? सर, जब बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे, प्राइमरी में थे, मिडिल में हुए, उसके बाद हायर सेकेंडरी, तो ऐसा मन में कभी कोई चीजें आती थी कि हम कुछ रचना करें, अच्छे से शब्द जैसे हमें लगते थे तो ऐसा लगता था कि हम कोई उनको अपनी कॉपी में उतारते रहते थे। कभी लगता था कि ये तो हमने बहुत अच्छी रचना कर ली, फिर उनको गुनगुनाना शुरू करते थे। बीच में जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, मंच मिलते गए, और वहां पे धीरे धीरे होता रहा। तो लेकिन वो प्रतिभा बाहर आने से पहले ही अपॉइंट हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट में आ गए। यहाँ बहुत सारा बिजी शेड्यूल रहता है, इतना समय भी नहीं मिल पाता कि हम अपने शब्दों को हम रचना में पिरोएं या वो सब करें। जब थोड़ा फ्री होते हैं आज के टाइम में भी, अब तो बहुत ही व्यस्त हो गया है शेड्यूल, लेकिन तब किन्नौर में थे तो ऐसे भी फ्री रहते थे। उससे पहले बटालियन की जॉब है, थोड़ा सा इजी रहता है, तो कोशिश करते थे कि कुछ ना कुछ नई रचना करती जाए। जैसे कई और भी हमारे बहुत सारे बड़े बड़े महान कवि हुए हैं, उनके शब्द भी, जो रचनाएं कभी दिल को अच्छी भा जाती है, या बीरस की कविताएं होती है, तो उनको भी जैसे बीच में हमने उनको भी पढ़ना, उनको भी हमने याद करना कि नहीं जो बोला है। मैं चाहता हूं हमेशा ही कि मेरी वजह से सारे तो ना सही, लेकिन दो चार लोग अगर जागते हैं तो वो मेरा सार्थक हो जाएगा, मेरा लिखना या मेरा उन शब्दों को आवाज देना कि मेरे देश के लोग मेरे मिट्टी के प्रति समर्पित हों। जी, अब हम आपको परिचय जानना चाहेंगे प्रॉपरली। शिक्षा, आपका कॉलेज, आपके माता पिता, आपका गांव, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं आपकी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा से लेकर हाई सेकेंडरी तक, कॉलेज तक की लाइफ। जी सर, बिल्कुल। मैं जिला मंडी के सरकाघाट तहसील के थोना पिंगला से हूँ, और हमने सरकारी स्कूलों में शिक्षा ली, प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी। उसके बाद मैंने मंडी कॉलेज में फर्स्ट ईयर किया, सेकंड फाइनल हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सरकाघाट से करा। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से PGDCA करा, और 2004-5 में पुलिस डिपार्टमेंट का भर्ती आया, और हम उसमें भर्ती हो गए 2006 में। 1 मार्च 2006 को मैंने हिमाचल पुलिस में बतौर कांस्टेबल ज्वाइन करा। बस उसके बाद साल 2012 में एज हेड कांस्टेबल हमने टेस्ट दिया, और 2012 से हम आज तक हेड कांस्टेबल है। बीच में लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा है डिपार्टमेंट पुलिस में आना। पुलिस में आकर के आप लोगों के बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने जो गांव है हमेशा याद आते हैं, दिल में रहते हैं अपने लोग, क्योंकि हम खुद गांव से निकले हैं, और खुद हम एक फाइनेंशियली हमारी बैकग्राउंड उतनी ये नहीं थी, हम उस माहौल से निकले हैं, हमने लोगों का संघर्ष देखा है। और आज भी जो गांव के गरीब लोग हैं या दूसरे लोग हैं, हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं, दिलों में बसते हैं। जब भी कभी मौका मिलता है उन लोगों के लिए कुछ करने का या उनकी आवाज बन करके आगे जाने का, तो मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा उन लोगों के लिए समर्पित रहूं जो समाज के एक ऐसा तबका है शायद जिन्हें प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाता है या उनकी आवाज को नहीं सुना जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जिनके साथ कोई खड़ा नहीं है उनके साथ मैं खड़ा रहूं, और हमेशा रहूंगा। जी, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। एक जीवन में जब भी हम जो है बड़े होते थे, गोल सेटअप करते हैं अपने लाइफ में कि मेरा ये टारगेट रहेगा, मेरा वो रहेगा। आपका देशभक्ति का जुनून है, और आपके अंदर में जो है वीर रस का भी जुनून है। तो ऐसे में आपका जो गोल सेटअप क्या था कि जीवन में आपने पुलिस में या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट में जाने का लक्ष्य रखा था? इसमें आपने PGDCA भी किया, तो आप चाहे तो सिविल भी कर सकते थे, तो लेकिन आपने क्या बचपन से ही देश के प्रति जो है आपके अंदर में खून उबलता था, जैसे देश के लिए कुछ करना है? जी सर, बिल्कुल। मेरा एम भारतीय सेना में जाने का था। ये जो पढ़ाई जितना भी मैंने करा, ये खाली एक मेरे लिए टाइम पास था। मैं ये कभी भी नहीं सोचता था। मैंने सर 1998 से लेकर के साल 2005 तक करीब 7 साल मैंने भारतीय सेना के लिए एफर्ट्स किए। उस टाइम 16 साल के इंडियन आर्मी में आप जा सकते थे। बहुत सारा एफर्ट्स किया। आफ्टर मैट्रिक कोशिश करा कि मैं भारतीय सेना में चला जाऊं, लेकिन जाते गए कई बार हमने, जैसे इनिशियली स्टेज में आप एफर्ट्स करते नहीं हो पाते, लेकिन 6 साल के संघर्ष के बाद भी भारतीय सेना में ना जा पाए। कई बार मेडिकल से, कई बार ग्राउंड से, कई बार सारी चीजें होती रही बीच में।
जब हम 21 साल के हो गए तो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती आई, तो फिर मैंने कोशिश करा कि अब आर्मी में तो हम नहीं जा पाए, वर्दी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन पढ़ाई भी साथ में कर रहे थे, +2 करा, ग्रेजुएशन करा, PGDCA करा, पुलिस की भर्ती आई, बाद में पुलिस में हो गए। मुझे इस बात का हमेशा ही मलाल रहेगा और आज भी मलाल है कि मेरा भारतीय सेना में जाने का सपना था। पुलिस में आया, वर्दी का हिस्सा है, अच्छा है, लेकिन बचपन से जो सपना देखा था कि सेना में जाएंगे, वर्दी ठीक है बट सपना मेरा भारतीय सेना में जाने का था। पुलिस में आ गए, ठीक है, लोगों की आप सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलो जो किस्मत में था, बट मैंने कोई सपना नहीं देखा था लाइफ में कि मैंने कुछ बड़ा करना है। एक ही करना है, देश के लिए हमने सेना में जाना है और देश के लिए हमने कुर्बान होना है, बाकी नहीं, कुछ भी नहीं सपना देखा सर। पढ़ाई सारी मैट्रिक तक था, आफ्टर मैट्रिक आप आर्मी में जा सकते हैं, मैट्रिक के बाद मेरे को कोई पता नहीं कि आर्मी में क्या रैंक है, पुलिस में क्या रैंक है, या आप कितना पढ़ाई करेंगे, नहीं। हर बार जाना, बीच में पेपर आ जाते थे, हमने जब बीच में आर्मी की रिक्रूटमेंट आनी, उस टाइम में जब भर्ती भी आती थी आर्मी की और पेपर भी आते थे, भर्ती की तैयारी भी करनी और वो दूसरा वहां पढ़ाई भी करनी पड़नी, पर ऐसा लगता था कि हम भर्ती हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करनी है, टाइम पास ही करना है। एवरेज स्टूडेंट रहे, हमेशा ही एवरेज स्टूडेंट, फेल कभी हुए नहीं, टॉप मेरिट में कभी आए नहीं। सपना छोटा सा देखा था, पर चलो खैर वर्दी का हिस्सा बने। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और बहुत सारे लोगों के लिए मैं काम कर सकता हूँ, या मैं अपने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकता हूँ। जी बहुत खूब। हमारे साथ जुड़े हैं श्री मनोज ठाकुर, जो पेशे से जो है पुलिस में हैं, हमारे हिमाचल पुलिस में, और एक बहुत बेहतरीन कवि है, लेखक है, समाज सेवक है। आप हमारे पेज को शेयर करें, फॉलो करें। हमारा पेज का कोई भी एपिसोड अच्छा लगता है तो आप स्टार भी दे सकते हैं। 4 लाइन में आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। जीत अगर मेहनत की हो तो पूरी कायनात जश्न मनाती है, और यूं ही नहीं मंजिल मिल जाते मंजिल पाने को, और रातों की नींद गंवानी पड़ती है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी नींदें गंवाई है, बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ किया है। जीवन के लक्ष्य अलग थे, वर्दी पहनने की, लेकिन वर्दी पुलिस की मिली है, फिर भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की भर्ती में भी जो है आप, ये भी समाज सेवा है, समाज के लिए जो है, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बैठे रहते, 24 आवर सेवाएं देते। आइए मनोज सर, बहुत सारे हिमाचल में ऐसे पुलिस है जो सेवाएं दे रहे हैं, और आपने जब हमारा उड़ी हमला हुआ था तो आपने एक रचना लिखी और बहुत बेहतरीन जो है पूरे हिमाचल में, भारत में, विदेशों तक डंका बजा। तो आपके अंदर में आप बॉर्डर में सैनिक भी नहीं हो, पुलिस में हो, पुलिस की ड्यूटी अलग होती है, बॉर्डर की अलग होती है, लेकिन ऐसे में जो आप में इतना जो दर्द कहाँ से आया? बहुत सारे पुलिस है, आपके अंदर में इतना दर्द जो है कूट कूट के भरा, तो वो जो रचनाएं आपको लिखने में क्या फील करते हुए लिख रहे थे, क्या आपके अंदर में फील आ रही थी उस समय? नहीं सर, जब भी उड़ी हमला बहुत बड़ा हमला था, लेकिन जो मेरी कविता थी वो मैंने उड़ी हमले से पहले ही, वो बीच में वो जो सारे शब्द उसमें थे, वो जब हम छोटे हुआ करते थे, एक साध्वी सरस्वती जी हैं जो काफी सारा राष्ट्रवाद उनके अंदर है या उनको शब्दों में, लेकिन थोड़ा सा वो मैंने एडिट भी करा उनके शब्दों को, क्योंकि कुछ एक है वो जो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए शब्द बने हैं, हम उनको मतलब सब लोगों के लिए हम बोले तो करा था। बचपन जब हम उनको सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि देश के लिए आप सभी लोगों को एकजुट कर रहे हैं। जब कभी देश सेवा की बात आए या देश के साथ चलने की बात आए, देश के साथ खड़ा होने की बात आए, तो हमारे सारे लोग, मैं उन पंक्तियों को ऐसे ही अपने मन में बिल्कुल अकेले में गुनगुनाता रहता था कि यार बहुत अच्छा बोला है इन्होंने, या जैसे इन्होंने करा है सारी चीजें जो भी है। बीच में जब 26 जुलाई का दिन था तो वहां उस टाइम वो सोंगटोंग पुल के ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, करगिल विजय दिवस का दिन था, बीच में बहुत सारे लोग हमारे थे और मैं उनको बोल रहा हूँ कि आज करगिल विजय दिवस का दिन है और मैं आपको कविता सुनाता हूँ, सुनिए आप लोग। वो तीसरा रिकॉर्ड था, जो पहला और दूसरा उसका रिकॉर्ड था, बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन बीच में जाके कुछ एक डिस्टर्बेंस हो, किसी को फोन आ गए, किसी ने आवाज निकाल दी। तीसरा फ्लो था जो उस टाइम हुआ, उस टाइम एक दोस्त ने यूट्यूब में डाला, उस टाइम इतना मेरे पास फोन भी नहीं था, कोई बड़ा छोटा फोन था, उसमें यूट्यूब में अपलोड करने के लिए आपको बहुत सारा डेटा यूज करना होता था, या बहुत सारा आपकी फाइल बहुत बड़ी थी, करीब 100 MB की फाइल थी, तो उसने यूट्यूब में डाल दी, बोलता भाई मैं डाल दूंगा। मैं भाई डाल दे इसको, मेरे पास तो है नहीं। उसने डाला 26 जुलाई को, 26 जुलाई के बाद अगस्त बीता, सितंबर हुआ, बीच में कुछ एक 5, 10, 15 व्यूअर थे, उसमें कुछ एक लोगों ने देखा,
हम सोच रहे हैं यार इतना अच्छा हमने बोला है लेकिन लोग देख नहीं रहे इसको, इतना अच्छा हमने बोला। अब मैं लोगों को सुनाया भैया बहुत अच्छा बोला। जब उरी हमला हुआ, उरी हमले के बाद किसी न्यूज चैनल वाले ने उसको वहां से उठा के अपने चैनल पे डाल दिया। वो डाला वहां पे और एकदम से देश भी गुस्से में था, क्योंकि हमारे 17-18 जवान शहीद हुए थे। पूरा देश गुस्से में था और एकदम सभी चैनल ने उसको अपने चैनलों में शेयर कर दिया। मुझे बाद में पता चलता है कि आपका वीडियो तो वायरल हो गया, या इतने लोग देख रहे हैं। अगर मुझे ये चीज पता होती, मैंने काफी बड़े चैनलों पे भी जाने का सौभाग्य मिला, अगर मुझे ऐसा पता होता है कि मेरा वीडियो सारे देश के लोग देखेंगे, तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं उस वीडियो को बोलता या मैं उसको डालता। उसके बाद भी मैंने कोशिश करी कि मैं कभी नहीं डालता। जब वायरल हुआ, मुझे पता लगा कि आपका वीडियो वायरल हो गया, बहुत सारे मीडिया चैनलों ने कवरेज करना चाहिए, बाइट लेने चाहे, तो मुझे ऐसे डर लग रहा था यार कि आपने बोला हुआ है, पता नहीं अच्छा बोला है बुरा बोला है, लेकिन आपने जो बोला है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर लगा नहीं अच्छा बोला होगा, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लगभग देश के 95% लोगों ने उसको अप्रिशिएट ही किया है। कुछ एक लोग बीच में जो शायद पाकिस्तान से जिनका प्यार हो या जिनको शायद राष्ट्रवाद अच्छा ना लगता हो, मे भी उन लोगों को बुरा लगा होगा। बाकी सभी ने अप्रिशिएट किया। बहुत सारे मंच भी उस वीडियो के कारण पूरे देश में मिले, लोग भी बहुत सारे जुड़े, सारे देशों से लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। ये चीजें हैं, जब आप देश के साथ खड़े रहते हैं, आप एक स्पिरिट के साथ काम करते हैं, लोगों के आप काम आते हैं और एक बिल्कुल साफ मन से काम करने की भावना हो, तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और आपको अपने मतलब बिल्कुल दिलो दिमाग में बिठाते हैं। जी, बिल्कुल सत्य आपने कहा। और एक वायरल पोस्ट था आपका, आपने और ये देश के लिए भी आपका नहीं है, हर जितने भी नागरिक है उसके लिए गर्व की बात भी रही है। आपके पोस्ट में लिखा था, कश्मीर आजाद और लाल चौक पर तिरंगा जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, और 370 हटने के बाद और आर्टिकल 35 से हटने के बाद आपने बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की, और इसका नतीजा इस बार देखने को मिला, पूरे भारत तिरंगामय हो गया। तो इस पर आपने बहुत बेहतरीन देशभक्ति का दिखाया। क्या ये जिज्ञासा आपके जीवन में भी रहा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है एक होने को एक मानता है, लेकिन इस बार एक हुआ है, तो आपकी बहुत खुशी आपने जाहिर की थी। इस पर थोड़ी सी अपनी वक्तव्य रखें। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तिरंगे की बात आती है, देश हित की बात आती है, तो अच्छा लगता है जब हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा एक ही झंडा हो पूरे देश का, और हम लोग तिरंगे के नीचे आए, सभी लोग एक झंडे के नीचे आए। अच्छा लगता है। हमारे सारे देशवासी, बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत, दुनिया का करीब 140 करोड़ की आबादी का देश, बहुत बड़ा भारत है सर। जम्मू कश्मीर में पहले होता था आप तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, जिन लोगों ने तिरंगे झंडे जम्मू कश्मीर में फहराए वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन आज की डेट में वो सौभाग्य सभी लोगों को मिला। इस बार जो हर घर तिरंगा अभियान चला हुआ था, या आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी ने मनाया, बहुत बड़ी बात थी कि पहले पहले बड़ी बड़ी हस्तियों को 15 अगस्त 26 जनवरी के ओकेजन पर किसी मंच पर देखते थे कि वो आएंगे, हम लोग स्कूलों में थे, वहां पे प्रिंसिपल साहब झंडा फहराएंगे, या कभी कोई बीडीसी के मेंबर, कभी कोई प्रधान, कभी कोई जो जनप्रतिनिधि, वो लोग आते थे। इस बार हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपने घर पर ध्वजारोहण करने का जिम्मेदार था, और सभी ने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। बहुत सारे लोगों ने अब अपने घरों पर आज भी झंडे लगे हुए हैं, अभी भी लोगों के घरों पर। इतना राष्ट्रवाद, पहली बार मुझे भी इस बात का एहसास हुआ। मुझे भी अटारी बागा बॉर्डर पर जाने का मौका मिला सर, और बहुत बड़ा ओकेजन था वो कि मैं वहां पे था। इतने सारे लोग वहां पे, देशभक्त सब, पूरे 15 अगस्त को देशभक्ति के रंग में डूबे थे, और ऐसा लग रहा था कि हमारा जो सारा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, 15 अगस्त को हमने उसकी झलक देखी। सभी लोग एकजुट थे, बहुत अच्छा लगा सभी को, सभी ने खुशी मनाई, क्योंकि बहुत साल हम लोग पराधीन रहे। तो अच्छा लगता है सर जब देश हित की बात आती है। मैं अपनी बात करता हूँ, जब देश हित की बात आती है तो मेरे लिए देश से बढ़कर कोई चीज नहीं है, लेकिन हमें बुराई का विरोध करने की भी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अच्छे लोगों को हम लोग अप्रिशिएट करें जो देश के लिए अच्छा काम रहे हैं। पॉलिटिकली लोगों का रहता है पार्टी शार्टीबाजी और नहीं होनी चाहिए। जब देश की बात आती है, आप फ्री टाइम में पॉलिटिक्स करो। जब एकजुट होने की बात आए तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए। देश का जब नाम आता है तिरंगे झंडे की, तो हमें सारे झंडे भूल जाने चाहिए, मेरा तो ये मानना है सर। जी बिल्कुल। अब आप एक सेलिब्रिटी हो, क्योंकि पूरे भारत से लेकर पूरे विदेशों तक आपको जाना जाता है, और इसमें कोई संशय नहीं।
आपका एक और एक मैंने वायरल पोस्ट देखा है, बहुत बहुत बेहतरीन पोस्ट रहा। चुप हो जाना हर बार डरना नहीं होता। इस पर आपने लिखा है कि चुप हो जाना हर बार डरना नहीं होता, पत्ती का झड़ जाना पेड़ का मरना नहीं होता। और इस पर आप थोड़ा सा और बताएं। और जब भी मैंने आपको देखा आपकी मूंछों में ताव 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 लगाते, क्या ये शेर दिल का एक पहचान है कि जवां दिल की पहचान है? तो इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें। और क्योंकि ये दोनों लाइन आप पर शूट होता है, तो एक तो आपकी मूंछों पर और आपके बुलंद हौसलों के लिए, चुप हो जाना हर बार डरना नहीं होता, ये बहुत बेहतरीन शब्द है। इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें। चुप हो जाना हर बार डरना नहीं होता और पत्ती का झड़ जाना पेड़ का मरना नहीं होता। ये चीजें ऐसा नहीं, चीजें ऐसा है जब कई बार होता है मेंटली हमारे पास 24 घंटे होते हैं काम करने, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में हम 10-12 घंटे अपना बेहतर देते हैं, डिपार्टमेंट के लिए भी वैसे भी रहते हैं। सारे दिन में बहुत सारे लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, सबका प्रेशर होता है, ये चीजें वो चीजें कई सारी मन में चली होती है। लेकिन जब आप बुलंद हौसलों के साथ काम करते हैं और पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ आप काम करते हैं, आप किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। मैं इस बात को मानता हूँ। आप गलत करेंगे, आप डरेंगे। जब आप जिन्हें मरने के लिए, देश के लिए तैयार है, लोगों के लिए तैयार है, तो बीच में खुद को खुद ही हौसला देना पड़ता है सर। अपनी पीठ को खुद ही शाबाशी देनी पड़ती है। शाबाशी देने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई लोग होते हैं बीच में। 100 में से 2-4-5% लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी 95% मैं तो मानता हूं कि आपको टांग खींचेंगे, बुस्टअप नहीं करेंगे। तो 5% लोग हैं वो आपको शाबाशी देंगे, लेकिन आपको खुद को खुद हिम्मत देनी पड़ती है कि आप बेहतर कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। मोटिवेशन लेने के लिए खुद ही चार्ज होना पड़ता है सर। कभी आपको मोटिवेशनल चीजें पढ़नी पड़ती है, कभी खुद अंदर से ही आपको अपने आप को हिम्मत देनी होती है कि नहीं यार आप अच्छा कर रहे हैं। वो बोला है कि आपको श्रेय मिले ना मिले, लेकिन आपको अपना बेहतर देना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम श्रेय के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें और श्रेय ना मिले, हम दुख मनाएं कि नहीं यार मैंने क्रेडिट लेना है, मैंने अपना 100% देना था, मैंने दिया, मेरे को कोई नहीं, ये लोग कर रहे हैं। आप अपना बेहतर करना ना छोड़ें। बाकी वो चीज है, ईश्वर की घर में देर है अंधेर नहीं है, वो चीजें सारी आपकी नोटिस हो रही है। आज की डेट में सीसीटीवी कैमरा लोगों ने हर ऑफिस में, हर जो पब्लिक प्लेस है उनमें लगा रखे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा हमारे पास नीली छतरी ऑलरेडी सदियों से है, युगों से है। वो चीजें नोटिस हो रही है। ईश्वर हमें नोटिस कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सीसीटीवी से छुप सकते हैं जहां नहीं है, उसकी रेंज से बाहर, लेकिन ईश्वर की उस रेंज से बाहर आप नहीं जा सकते। राउंड द क्लॉक आप उसकी रेंज में है। हमेशा आप अच्छे काम करो और ईश्वर को साक्षी मान के काम करो। मैं अपने यूथ के लिए यही मोटिवेशन देता हूं कि पता नहीं लगता कि किस्मत कब किसकी खुल जाए। आप लोग हमेशा कोशिश करें। हमसे बहुत बेहतरीन लोग दुनिया में है सर। मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, मेरे से 1000 लाख करोड़ गुना अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा छुपी हुई है। आप जैसे जो मीडिया वाले बंधु है, आप लोगों को मंच देते हैं, आप किसी को अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, ये सबके बस की बात नहीं होती। सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। हमारे देश से, हमारे प्रदेश में बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, बहुत सारे से चैनल है, लेकिन आजकल पेड चैनल चले हैं। आप पेड करेंगे तब वो आपको मंच देंगे, अदरवाइज पेड नहीं करेंगे नहीं देंगे। आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है, अगर आपके पास मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपकी प्रतिभा किसी काम की नहीं है। लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं उनको हर जिम्मेदार नागरिक की, और जो जागरूक नागरिक है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मंच दे और उनकी प्रतिभा देश दुनिया के बीच में आए। आज हमें जरूरत है उन लोगों को आगे लाने की जो सामाजिक क्षेत्र में या किसी कला के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, या लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों को मंच मिले, सब लोग आगे आए। अब सभी को मंच नहीं भी मिल पाते, लेकिन जितना संभव हो सके मेरा आपसे भी ये उम्मीद रहेगी सर कि आप जो साधारण लोग हैं, आज देश दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, मैं तो मानता हूं कि वो साधारण ही लोग थे। हम किसी को दूर से देखते हैं कि यार बहुत बड़ा आदमी होगा, जब हम उसके पास से देखते हैं उसको बड़े गौर से, यार ये तो मेरी तरह साधारण ही बंदा है, कुछ नहीं है बंदा। लेकिन वो जो लोगों के काम है वो बहुत, उनका जो अंदर सोचने का तरीका है, उनका काम करने का तरीका है, उनकी जो दूरगामी सोच है, वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं या किन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो लोग, कभी किसी ने चाय बेची, कभी किसी ने, हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी हैं, वो भी उनका देखिए आप, बीच में वो भी तो गरीब परिवार से थे, उनके पिताजी ने पत्थर तोड़े, इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, लेकिन उन लोगों ने कभी हालातों का रोना नहीं रोया। मेरे पेरेंट्स अपने, हम लोग मल का जमींदार थे, वहां पे हमारे वहां पे बहुत सारी जमीनें हमने काम किया है, हमने भैंसों का गोबर उठाया, हमने पत्थर उठा, हमने हर चीज की, हर लोगों के घरों में काम किए, लेकिन हमने कभी
लाइफ में गिव अप नहीं किया कि हमें अब नहीं करना है, या हम आज जहां मर्जी पहुंच जाऊं, मैं जितना मर्जी बड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं हमेशा अपने समाज को, अपने लोगों, अपने काम को, जो मेरा अतीत था हमेशा मेरे मन में रहता है, मुझे याद रहता है। वो लोग दिखते हैं मुझे काम करते, मेरा मन करता है मैं उनके साथ जुड़ जाऊं, मैं उनके काम आऊं, मैं भी वो काम करूं जो हम किया करते थे। ये फीलिंग्स हमारी एक अंदर से होनी चाहिए, हमारे समाज के प्रति, लोगों के प्रति, एक जो आपकी उदारवादी सोच है, या आपका बिल्कुल विनम्र होना, ये आज की डेट में खो रहे हैं हमारा यूथ। हम लोग बनावटी दुनिया में जी रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए आज की डेट में। हमें फिर से अपनी संस्कृति को हमें फॉलो करना चाहिए। जी सर। जी, बहुत बेहतरीन आपने कहा। और आपने ये भी कहा कि अपने चैनल पर हर शख्सियत को लेकर आए, तभी हमने कहा कि सोमवार से लेकर वीरवार तक मेरे एपिसोड रहते हैं जिसमें अलग अलग काम रहते हैं। तो चलिए, आप हमारे पेज से जुड़े, सबसे सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर कोई जो है आप जैसे नहीं बनता सर, ये हमारे सौभाग्य की बात है। अ, सबसे बड़ी बात सर, आप जब भी बड़े चैनल में गए तो कैमरे को फेस किया है, वहाँ पर 10-12 लोग होते होंगे। और जब कभी बड़े मंच में गए होंगे तो 1000-1200 लोग होंगे, लेकिन अभी पहली बार बाघा बॉर्डर पर गए तो सर हजारों के हिसाब से लोग थे, मतलब उनके बीच में थे। आपको किस प्रकार का महसूस हो, मतलब कैसे महसूस हो रहा था सर, क्योंकि चारों ओर से आपको आपको देख रहे थे सर, मतलब जो इतने सारे जो है नजरें थी, उस समय फील कैसा हो रहा था, कितना आपको गर्व महसूस हो रहा था भारत माँ का जो एक पुत्र होने का? जी सर, बिल्कुल। पहली बार जब कैमरा फेस करना सर, आपको पूरे, आपको नहीं पता कि आपको सारे देश के लोग जानते हैं, लेकिन आप अपने लिए, लोगों के लिए खाली एक साधारण लोग हैं कि अब इनिशियली स्टेज पे वैसा ही था कि नहीं है। लेकिन जो लोग साथ में थे उनको पता था कि मुझे बहुत लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने लोग जानते हैं। अभी भी हाल ही में जब अटारी वाघा बॉर्डर जाने का मौका मिला 15 अगस्त के ओकेजन पर सर, तो वहां भी बहुत सारे लोग थे, लाखों की संख्या में, सारे भरे पड़े, बाहर भी लोग थे, जितने वहां पे बैठने की व्यवस्था, सारी मतलब चेयर या दूसरे सारे अरेंजमेंट जो थे वो वहां पे कम पड़ गए थे। लेकिन मेरा हमेशा ही रहा है सर, मैं जहां भी गया हूं, मेरे लिए अगर मेरे विचार को मानने वाला, मेरे विचार का समर्थन करने वाला अगर मेरे लिए एक भी शख्स किसी मंच पर है, तो मेरे लिए वो 1 करोड़ के बराबर है। अटारी वाघा बॉर्डर में लाखों लोग थे, किन्हीं और कार्यक्रम में गए, वहां कई बार लोग नहीं भी हो पाते, लेकिन आप अपना बेहतरीन देने का प्रयास करें। आपके जब विचारों का कोई समर्थन कर रहा है, तो वो चाहे एक है चाहे 1000 है, वो कोई मैटर नहीं करता कि बहुत सारे लोग थे या कम लोग थे वहां पे। लेकिन फिर भी जब राष्ट्रवाद का इतना बड़ा सैलाब था, इतने सारे लोग थे, तो अच्छा लगता है सर कि आपको सुन रहे हैं इतने सारे लोग, आपके देश के, आपको प्यार कर रहे हैं, या और भी लोग हैं ऑनलाइन माध्यमों से आपके साथ जुड़े हैं। देश के लिए प्यार करना बहुत बड़ी बात है सर, और सभी लोग अपने मिट्टी से हमेशा जुड़े रहे। मैं यही सभी से उम्मीद करता हूँ, और यही मैं प्रयास भी करता हूँ कि मैं खुद भी ईमानदार बना रहूं, और लोग भी देश के प्रति ईमानदार बने रहें सर। जी, बहुत बेहतरीन सर। मनोज सर, आप जो है ईश्वर को बहुत मानते हो, आपके अंदर में आस्था रहता है, आप तीज त्योहार जो है मनाते हो, और मैंने काफी देखा कि आप लोग दूसरों की मदद भी करते हो, और कई जगह मैंने आपको जो है गरीबों की सेवा करते हुए देखा, और आप जो है हनुमान के बहुत भक्त हो, और हनुमान चालीसा का आप जो है पाठ के लिए आपने कुछ आपके वायरल पोस्ट है, इस पर आप थोड़ा बताएंगे सर? भक्ति, और भक्ति में कितनी शक्ति है, और आस्था में आप जुड़े हैं, और समाज सेवा भी। हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं, सिग्नल की दिक्कत है, तो जैसे ही जुड़ते हैं तो हम आपको, आज के हमारे अतिथि है हमारे आदरणीय मनोज ठाकुर जी, जो एक बहुत बेहतरीन कवि और लेखक है, समाज सेवक भी है। सिग्नल की दिक्कत हुई है हमारे अतिथि की, जैसे ही जुड़ते हैं तो हम उनसे और भी कई बातों को जानेंगे। और आपको तो पता है कि हमें सिग्नल से जुड़ना होता है। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रूबरू एपिसोड हर शुक्रवार को, महीने के अंतिम शुक्रवार को होता है। इसमें हम किन्नौर के जो अतिथियों को लेना चाहते हैं, जिसमें हम जिन्होंने किन्नौर के लिए कुछ अलग से योगदान किया हो, वो समाज सेवक हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अधिवक्ता हो, ऐसे अतिथियों को लेने का प्रयास करते हैं। और आजकल हमारे जो किन्नौर से लोग तकरीबन व्यस्त है, और किन्नौर के लोग जो है बागवानी में व्यस्त है, तो
फिलहाल मिले नहीं, तो आज के दिन हमारे साथ जुड़े हमारे भारत के, हमारे हिमाचल के ऐसे शख्सियत जो समाज सेवा के साथ साथ जो है देश का जो उनमें जुनून भरा है, देशभक्ति की जुनून जो है उनमें समाया हुआ है। हालांकि उनकी जो एक दिली इच्छा थी कि देश सेवा करे और पुलिस में भर्ती हुए, फिर भी यहाँ पर भी उनके अंदर में वैसे ही देशभक्ति देखने को मिलता है। तो आप जुड़े रहें हमारे एपिसोड के साथ, और जैसे ही हमारे अतिथि जुड़ते हैं अन्य सवालों को जानेंगे, अन्य उनसे परिचित करेंगे। हमारा ये जो रूबरू एपिसोड है मोटिवेशनल एपिसोड है, जिसमें हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा का यहाँ से एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया। हालांकि हमारे अतिथि महोदय ने कहा कि हमारे किन्नौर के अंदर में ही जो है उन्होंने कविताओं का सृजन किया है किन्नर कैलाश के माटी में, और वहीं से उन्होंने जो है अपलोड किया था। और पूरे न्यूज चैनल ने जब उड़ी हमला के बाद उसको उठा के जो है न्यूज चैनल दिखाया तो बहुत जो विख्यात हुआ। तो इसी प्रकार से कब आदमी के ऊंचाई पर जाए कोई पता नहीं। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति जो कभी भी खुदा भगवान जो भी हम जिसको भी मानते हैं, आपको कभी भी किसी भी मोड़ में जो है कभी भी उठा सकता है और गिरा भी सकता है। इसलिए अतिथि महोदय ने कहा भी है कि आप जो है अपने काम को निस्वार्थ सेवा से काम करें और कभी भी जो है बड़प्पन ना दिखाएं, सबका सेवा करें, समाज में सबको एक मात्र भावना से देखें, छोटे हैं बड़े हैं जितने भी है। आइए जब तक जुड़ते नहीं है उनकी बीच की थोड़ा सा उनका रचना सुनते हैं। तो मिलेगी, लेकिन खास बात यह है कि हमने मनोज ठाकुर को हिमाचल से खास तौर से बुलवाया है। सुनिए, ये पहले मनोज जी से सुन लेते हैं। था बीच में वो दूसरे का लेना पड़ा। ये कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, हमें ध्यान नहीं होता है कि डाटा कितना है। बहुत बेहतरीन सर। मेरा सवाल ये था कि आपको मैंने आस्था मतलब भगवान के प्रति बहुत भक्ति में होते हुए देखा है। आपका तीज त्योहारों में आप जो है बहुत इंटरेस्ट से भाग लेते हो, और दूसरों की सेवा करना आपका जो है, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, हर लोगों की आप समाज में सेवा करते हो। और हनुमान चालीसा जो है आपके जो है हनुमान की भक्त भी हो, और हनुमान चालीसा पर आपने कहा कि बहुत शक्ति जो है एक जड़ी बूटी की तरह शक्ति वर्धक है। आप हनुमान चालीसा जो है हमें पढ़ना चाहिए। और तो आप ये बताएंगे सर, आस्था, समाज सेवा और हनुमान चालीसा, जबकि आप बलवान हो, शक्तिशाली हो, आपके अंदर में पूरा बॉडी है, फिर भी भगवान हनुमान के अलग से भक्त हो। इस पर आप थोड़ा सा राज बताएंगे सर, भगवान हनुमान के भक्त का राज क्या है? जी बिल्कुल सर, हमारे माता जी बहुत ही धार्मिक विचारों के हैं। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो उन्होंने पहले ही ड्यूटी लगा दी होती थी कि सुबह आप पूजा करेंगे, शाम को भाई पूजा करेगा। हमारा शुरू से इनिशियल स्टेज से हम संतोषी माता को मानते हैं, बजरंग बली को बाद में मानना हमने शुरू किया कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए। हनुमान चालीसा का हमें लगा कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से सच में ही बहुत सारी शक्ति है इसमें। हमने याद करी, कंठस्थ करी, और अपने बच्चों को भी, मेरी बेटियां हैं तो बेटी भी हनुमान चालीसा का पाठ करती है, और बहुत शक्ति है सर हनुमान चालीसा में। आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है सर, जब मैं हनुमान चालीसा मैंने पढ़ना शुरू किया या आज भी पढ़ता हूं, तो उसको पढ़ते पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और आपको एक बहुत मनोबल मिलता है सर कि आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ईमानदार रहने की जरूरत है, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी मनोज सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं कभी रात को चलता हूँ, मैं खुद, हमारा रामलीला होता है भावानगर के अंदर में, तो रामलीला के रिहर्सल को जाना पड़ता है, और रात को 12 बजे मुझे 15 मिनट का सफर रहता है, तो मैं रात को हनुमान चालीसा सुनकर ही आता हूँ, ताकि जो है अंदर जो है जोश आ जाए और डर भागे। तो ये आपका बहुत बिल्कुल सही कहा है कि हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, बहुत सारे जो है अंदर एनर्जी आती है जब भी आप उसको सुनेंगे। तो
बहुत बेहतरीन। आज के युवा पीढ़ी भक्तिमय नहीं रहते, इस पर आप थोड़ा सा क्या करेंगे? क्या जो शिक्षा वजन हो गया, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है, कंपटीशन जो है माहौल हो गया है, और ऐसे में जो भक्ति से जो है युवा जो है बहुत दूर है। जैसे आप कहते हैं कि सुबह शाम भक्ति करते, मेरे पिताजी ने भी मुझे हमें बचपन से यही सिखाया कि सुबह शाम जो है आप धूप दीप जलाओ भगवान के जो है चरणों में और थोड़ी देर समय निकालो। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नहीं है इस प्रकार का। इस पर आप थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? जी बिल्कुल सर, आज के टाइम में एक तो पेरेंट्स की भी खुद की कमी है कि आप बच्चों को खुद मंदिर जाते हैं, बच्चों को मंदिर नहीं ले जाते, या आप खुद पूजा करते हैं, बच्चों को उस लाइन में आप डाइवर्ट नहीं करते। ठीक है, बच्चे इंटेलिजेंट है, अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पित होना आज की डेट में हमारी जो यूथ है उनको लगता है कि हम लोग अंधविश्वास में जा रहे हैं, हम ये लोग वो कर रहे हैं, हम अपने आप को, अगर हम हिंदू सभ्यता संस्कृति को फॉलो करते हैं तो उनको लगता है कि वो वेस्टर्न कल्चर से पिछड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ एक लोग जो नास्तिक टाइप के हैं वो प्रॉपर तरह से नहीं कर पाते। हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन करें, आप पूजा पाठ करें। अच्छा लगता है जब आप खुद को किसी सुप्रीम पावर के आगे आप समर्पित करते हैं, या आप ये मानते हैं कि आपसे ऊपर भी आप गलती करेंगे तो कोई ऐसा है जो आपकी गलती को माफ कर देगा, या आप गलत काम नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो है कि हम उसके लिए गलत काम नहीं करेंगे, हम ईश्वर के लिए गलत काम नहीं करेंगे, हम अपने पेरेंट्स के लिए गलत काम नहीं करेंगे, या हम कोई चीज नहीं करेंगे। पूजा का मतलब ये है कि आप अपने से ऊपर किसी को मान करके चल रहे हैं कि कोई सुप्रीम पावर है, वो आपसे ऊपर है, आप गलत करेंगे तो आपको वहां उनके आगे अब मतलब आपको दंड मिलेगा, आप वो चीज करेंगे। हम ईश्वर को मानते हैं, हम पॉजिटिव हैं। आज की डेट में यूथ का नशे की ओर जाने का भी एक कारण है कि जब आप बच्चों को अच्छी संगति में नहीं डालेंगे, वो टाइम वो बुरी संगति में सारा वेस्ट कर देंगे। पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को भक्ति लाइन से जोड़ना चाहिए। आप किसी भी धर्म पंथ को माने, उसमें कोई ये नहीं है, पर आप जब किसी भी धार्मिक लाइन से जुड़ेंगे तो आप अच्छे इंसान होंगे, आप अपने समाज के साथ भी आप अच्छे एक समाज का हिस्सा बनेंगे। आप जहाँ कार्य करेंगे वहां भी अपने अपने कार्यालय में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे। बाकी आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन चले हुए हैं, लोग सारा टाइम मोबाइल पे ही वेस्ट कर देते हैं। जब उनको समय मिलता है, 1 मिनट के लिए फोन छूट गया, अगर कहीं गुम हो गया तब तो पागल ही हो जाते हैं। मोबाइल के बजाय आप कुछ टाइम निकालें, वहां पे जितना जायज है उतना हम लोग अपने जीवन में उस चीज को, उस काम को अहमियत दें जितना जरूरी है। आप हद से ज्यादा किसी चीज को अगर फॉलो करेंगे, किसी चीज को आप अपने जिंदगी में शामिल करेंगे तो वो चीज बाद में फिर बड़ा दर्द देती है। जब आपको छोड़ना पड़े तो बुरा लगता है, वो चाहे नशा है, वो चाहे मोबाइल है, या कोई और भी है। अच्छी बात है, अच्छा लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जब आप समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे तभी बनेंगे जब आप खुद भी शिक्षित होंगे, खुद भी आप सब इंसान होंगे, खुद भी आपके अंदर लोगों के प्रति संवेदनाएं होगी, तभी आप अच्छे बन पाएंगे। आपके अंदर अच्छे संस्कार है, अच्छे संस्कारों की कमी रहेगी तो आपको हर जगह ही कमी महसूस करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही है मनोज सर। आजकल तो मैंने देखा कि भगवान भी अब मोबाइलों के अंदर में पोस्ट होते हैं। सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग में ढाला जाएगा। भक्ति भी आजकल थोड़ा मोबाइल में ज्यादा दिखती है, और जो मोबाइल से बाहर जो है भक्ति दिखती नहीं। तो चलिए, आपने एक बहुत बेहतरीन कहा कि घर के संस्कार से होता है। घर के संस्कार में जैसे वैसे बच्चों में परिवर्तन आता रहेगा। आपका एक मैं जब भी आपका पोस्ट देखता हूँ उसमें आपका 2-3 जिक्र होता है, जय जवान जय किसान। तो इस पर थोड़ी रखेंगे सर, जय किसान। और थोड़ा सा इस पर पूछना चाहूंगा कि जो आजकल का ये जो जय जवान जय किसान है, खासकर जो है किसान जो है आजकल किसानों के तो बहुत जो है अपना मूल्य जो है मूल्यांकन नहीं कर सकता है। बहुत लूटा जा रहा है, चाहे सेब का हो गया या आलू के जो भी है। तो और जवानों के पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप जवान हो, आपके अंदर में इतनी काबिलियतें हैं, आपके अंदर में इतना टैलेंट है, आपके जो है शायद अधिकारी जो है जो जवानों का आपका जो एक सेलिब्रिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत के सेलिब्रिटी हो, तो लेकिन आपको उस प्रकार का रैंक या आपका प्रमोशन होता नहीं है। तो यहाँ पर लगता नहीं कि जय जवान जय किसान जो है सिर्फ मात्र नारा टाइप का रह गया। किसान आपका जो है काम कर रहा है, उसको आगे कुछ नहीं मिल रहा। जवान जो है देश का नाम ऊंचा कर रहा है, उसको फिर भी कुछ नहीं है। थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें सर। नहीं सर, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, लोग बवाल हो जाते हैं, लोगों को तकलीफ हो जाती है। जब हम सच बोलेंगे तो तकलीफ हो जाती है। झूठे किसी की तारीफें करें, झूठे आप किसी के बारे में बयानबाजी करें तो लोगों को अच्छा लगता है।
सच से सभी लोग मुंह मोड़ते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से 100% सहमत हूँ। कई चीजें सारी अखबारों में, कई चीजें सारी ऐसे वो होता है, लेकिन ग्राउंड में कुछ रियलिटी कुछ और की होती है। चमचागिरी टाइप आप करो, आज की डेट में प्रमोशन ले लो, चमचागिरी करो, मैं उस बात का ना मैं करता हूँ ना मैं अपनी बात करता हूँ सर। अपने खून पसीने से हमने नौकरी कर ली है, कर भी रहे हैं, करेंगे भी आगे। अगर मेरे लिए मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरे लिए मैं मनोज ठाकुर हूँ, मेरे लिए मैं एक देश का छोटा सा सिपाही हूँ। लोग मुझे क्या मानते हैं, लोगों के दिलों की बात है, लोग मुझे प्यार करते हैं या कोई और लोग क्या माने। हमने एड़ी चोटी के दम पर नौकरी करी है और वैसे ही आगे भी करेंगे। प्रमोशन अगर खैरात में ले लें किसी से तो वो बात अच्छा भी नहीं लगती सर। मैं अपने स्वाभिमान की बात करता हूँ ना, हम कभी जी चाहते कि हम कोई प्रमोशन दे या कुछ, ठीक है किसी को लग रहा है कि किन अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, मैं अपनी बात नहीं, कोई और भी लोग होते हैं, वो चीजें होती है। जो अच्छा काम करेगा उसे अप्रिसिएशन बनती है, लेकिन वो खाली दिखावे के लिए नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है वो लोग ढूंढने नहीं पड़ते, वो खुद उनको नोटिस करना होता है कौन अच्छा काम कर रहा है आज की डेट में। पर चलो फिर भी है, इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो फिर बेहद हो जाएगा। जी जी। एक्चुअली हम तो लेखक है, मैं खुद छोटा, इतना बड़ा लेखक तो नहीं हूँ। मैं भी पीड़ा को समझता हूँ, जिस प्रकार से आपका जो है देशभक्ति में पीड़ा, वैसे मैं भी पीड़ा को समझता हूँ। हम भी जब कभी मंच में जाते थे तो छोटा मोटा तालियां चाहते, बाकी कुछ तो चाहते नहीं है। तो यही प्रतिक्रिया रहती है कि उस तालियां का कोई कहीं ना कहीं कुछ तो मिले, चाहे आप गले मिले या फिर कुछ अलग से मिले। तो क्योंकि अ, बहुत पसीने, बहुत कष्टों से, बहुत मेहनत से जो है आपने स्ट्रगल किया है, देश को आगे बढ़ाने में आपका भी रोल रहा है। ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं तो जो आपकी तरह ऐसे है, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है समाज में चाहे अधिकारी कहेंगे या फिर हमारे जो है नेता कहेंगे, उनकी नजर हटती है इन चीजों से, व्यस्त रहने के कारण भी हो सकता है। चलिए, आपका एक पोस्ट मैंने पढ़ा है, नशे के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देने वाली कंपनियों व सेलिब्रिटियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसमें बिल्कुल कोई होनी चाहिए संशय, सर, बिल्कुल होनी इसमें चाहिए। कोई जो बड़े बड़े संशय नहीं है। सेलिब्रिटी, आगे आगे सवाल सवाल ये है कि सर, कानून तो पुलिस वालों के पास है ना, तो पुलिस वाले उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? कानून लोग सर, सरकारें कानून बनाती है, पुलिस तो एक उनको इन्फोर्समेंट करवाएगी, उनको अमल में ये लाएगी। जब कानून नहीं बनेगा तो पुलिस क्या करेगी। लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देश में बने फिरे हैं, जो एक काल्पनिक दुनिया के सेलिब्रिटीज हैं, अपने बच्चों को, अपने आप खुद वो चीज नहीं करेंगे। कोई विमल पान की ऐड कर रहा है, कोई सिगरेट की फोर्स केयर की ऐड कर रहा है, कोई गोल्ड फ्लेक की ऐड कर रहा है, कोई दूसरी ऐड कर रहा है, अच्छी शराब की ऐड कर रहा है। जो सिगरेट के पैकेट होते हैं, बीड़ी, उस पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना मतलब जीवन के लिए हानिकर है, हानिकारक है, आप नहीं करें। अगर नहीं करना है, बंद कर दो आप उन फैक्ट्रियों को जिनको खोल रखा। कौन पढ़ता है सर? जो पीता है वो कभी ध्यान देता है इन विषयों को, किसमें क्या लिख रखा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जो बात सही होगी उसका मैं बिल्कुल सीना ठोक के समर्थन करूंगा कि जो बात सही है वो बात सही है। ये सारी एड बैड जितने भी ये हीरो वो लोग प्रचार में लगे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए सर। किसी का बच्चा मतलब नशे में आकर के, उस एड के इन्फ्लुएंस में आकर के वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, नशा करता है, सारे चार्जेस उनसे पेड करने चाहिए। उनके खिलाफ अभियोग दर्ज होने चाहिए जो लोग इस प्रकार के ऐड कर रहे हो। पैसे के लिए सारी चीजें दूसरों घर बर्बाद कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, उन सेलिब्रिटियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी फिल्मों को देखकर, उनके जो है उनसे हम काफी चीजों को जो है सीखते आए। लेकिन जब इस प्रकार के एड में जाएंगे तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? तो इस पर जो है एक टिप्पणी की थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपकी प्रतिक्रिया को जानकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसमें उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत बेहतरीन सर। सर, एक आपका एक और एक पोस्ट पढ़ा है मैंने, तलवे चाटने वाले हमेशा आगे रहते हैं, मेहनत करने वाले पीछे, ऐसे में जीत किसकी? ये मेरी ओर से, ऐसे में जीत जीत को किसकी सर? तलवे चाटने वाला फिर मेहनत करने वाला? आज की डेट में तलबे चाटने वाला आगे रहेगा, मेहनत वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा। उसे कोई ना, आप जितना मर्जी आप गधे की तरह काम करो, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। जो तलबे चाट करके वो करेगा उसको आप तुरंत सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। एक और एक आपकी प्रतिक्रिया रही, उस पर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपने धर्म के ऊपर डिबेट पर बैन लगाने का एक आपने बताया कि धर्म के ऊपर डिबेट पर बैन लगना चाहिए। जिसको खून बहाना है वो बॉर्डर में जाकर और देश के लिए खून बहाए, बिल्कुल जायज है।
आपने देखा होगा बिल्कुल कि भाई, आजकल ऐसा आप एक जैसे सेकंड, मतलब हर दुनिया भर के न्यूज चैनल है तो चला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वो चला रहता है सर। अगर जोश है तो आपका कहना सही है, इस पर आप अपनी सर ये आपके अंदर में सोच कैसे आया, इतना ये दर्द सर कूट कूट के भरा बिल्कुल है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म के ऊपर डिबेट करवाओगे, लोग वहां पे अपनी बकवासबाजी करेंगे, दूसरे धर्मों के आपस में भाई भाई को लड़ाएंगे। आप आपस में एक दूसरे धर्मों के लोगों को लड़ाते हैं। बैन होना चाहिए, धार्मिक डिबेट नहीं होनी चाहिए। अभी पीछे जाके नुपुर शर्मा ने बयानबाजी करी, या दूसरे और जैसे लोग थे उन्होंने बयानबाजी करी, और किसी का मर्डर हो गया, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बाप चला गया वो डिबेट के कारण, और जो चीजें थी। ये चीजें नहीं होगी जी तभी है सर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो उसमें कुछ एक रूल बनाओ कि बीच में ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। अभी जल्दी तो नहीं सर, 5-10 मिनट और है हमारे पास। 5 मिनट सर, इसमें बैटरी बिल्कुल लो हो गई, मेरे पास पावर बैंक नहीं है, 2% बैटरी इसमें बैटरी बची है तो अब चलिए बिल्कुल बंद हो चलिए जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं सर। हर कामयाबी के पीछे जो है माता का जो है डंडे का हाथ होता है, माता का जो है बचपन का डांट। तो आप क्या किसका जो है आपका आशीर्वाद रहा है? माँ ने हमेशा प्यार किया, डांट पिताजी की मिली है सर। माँ ने हमेशा प्यार किया, और आज तक कभी नहीं हुआ कि माँ गुस्सा हुई हो। आज भी उनके लिए हम बच्चे ही हैं, और बूढ़े हो जाएंगे फिर भी उनके लिए बच्चे ही रहेंगे। माँ ने बहुत प्यार दिया है। पिताजी हमारे बिल्कुल रूल, बिल्कुल स्ट्रिक्ट सर, टाइम के बिल्कुल बाउंड। अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:40 AM वो उठेंगे, और पूरा अपना शेड्यूल, आज भी उनका वही शेड्यूल है। 70 years old है, लेकिन मॉर्निंग में प्रातः 4:40 का टाइम अभी भी उन्होंने पकड़ा हुआ है सर, उठने का। बिल्कुल फिट है। बहुत खूब। माता पिता दोनों को यहाँ पेज की ओर से, किन्नौर पेज की ओर से नमन। सर 2-3 मिनट है, आपका बंद भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चार्ज कर बंद लेना। बंद सर, एक सेट रहा, भी चला ही जाएगा सर, अब नहीं रुकेगा ये, क्योंकि खत्म ही है अब। एक लास्ट तो मुझे लास्ट है, लास्ट है। कौन सुनेगा और किसको सुनाए? 10 की चाय और डाइट सिर्फ 7 रुपए। ये शायद पुलिस का दर्द है, इस पर आप टिप्पणी पुलिस का करें। और पुलिस का है सर, 210 रुपए महीने का मिलता है पुलिस को, 210 रुपए महीने का। अरे सर, चाहे 7 रुपए की कहाँ 10 रुपए की आती है, 300 बन जाता है। वैसे 210 महीने का मिल रहा है। कहाँ रोना रोए, 2012 से ओल्ड पे स्केल मिल रहा है, वहां पे वो दे रहे हैं जो एक्स्ट्रा सैलरी सब। कहाँ बोले, कोई फायदा नहीं बोलने का। बोलेंगे तो फिर बोलेंगे बोलते हैं, नहीं बोलेंगे बंद हो जाएंगे ऐसे बिल्कुल। सर जाते जाते 4 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे और इसके बाद यही एपिसोड खत्म कर देंगे। आपकी जो है 4 लाइन जो देशभक्ति के बिल्कुल प्रति सर, जो भी बिल्कुल। सुनाना चाहते हैं। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। जो दिल में हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं, बहुत कमजोर दिल ही बात करते हैं थकानों की। खुशबू का काम है महकना और महकाना, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब सर, आप हमारे किन्नौर अपने पेज से जुड़े। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू। जी। आज के हमारे अतिथि थे हमारे मनोज ठाकुर। हालांकि बैटरी की दिक्कत थी, 3-4 साल और रहे थे। चलिए, पुलिस में होकर भी देशभक्ति का जुनून, समाज सेवक का जुनून और बहुत सारे उनके दर्द समाज से जुड़े रहते हैं। उनका पेज है मनोज ठाकुर। आप जरूर उनका पेज को फॉलो करें और उनके पेज से आप जुड़े रहे। हालांकि उनके पेज में 3 लाख से ऊपर फॉलोअर है, और उन फॉलोअर में हमारे पाकिस्तानी भाई लोग भी हो सकते हैं। तो सबके लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे रूबरू एपिसोड में, और रूबरू एपिसोड हमारे महीने के अंतिम शुक्रवार को रहता है। हमारा कोशिश रहता है कि हम इसे रूटीन तौर पर चलाएं, लेकिन कभी कभार दिक्कत रहती है, और ये 10वां एपिसोड था। और मिलते हैं हम कल शाम को साप्ताहिक बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। और आप लोग बने रहे, हमारे पेज को शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत।